वायलेट लिप किंग को परेशान देख नितिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे अरे, तुम्हें इससे घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, केवल वाटर लिप किंग ही ऐसा नहीं था जिसको मैंने मारा था। क्या तुमने गोल्डन लिप किंग और ग्रीन लिप किंग के बारे में सुना है? उन दोनों को भी मैंने ही मारा था। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास में जल्दी जाना है तो मैं तुम्हें भी उनके पास में ज़रूर पहुंचा दूंगा। नितिन ने वह शराब का प्याला उठाया और उसके अंदर की शराब पी ली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से गोल्डन लिप किंग और ग्रीन लिप किंग की बात सुनते ही वायलेट लिप किंग का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने टॉप 10 राजाओं में से 3 को तो मार दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे उन दोनों के बारे में कैसे पता? क्या वास्तव में वह सामने वाला सही कह रहा है? वह बातें सोचने के बाद में अब वायलेट लिप किंग को समझ में आ गया था कि सामने वाला जो भी कह रहा था वह सच है। और अगर उसके 3 साथी भी उससे नहीं निपट पाए तो उसको पता चल गया था कि वह भी सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह 3 राजा में से कोई भी कमजोर नहीं था। इसी साथ में उसने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। अब तो मेरा यहाँ से भागना ही सही होगा। इसी के साथ में अब वायलेट लिप किंग वहाँ से भागने के लिए वहाँ से उड़ गया। वहीं दूसरी ओर जब नितिन ने देखा कि वायलेट लिप किंग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से निकल पाओगे? आपके लिए तो मैंने ये फॉर्मेशन तैयार की थी। इसके बाद में नितिन ने अपनी उंगलियां चटकाई और उसके साथ में अब वायलेट लिप किंग जोर से बूम जमीन पे आकर गिरा। जैसे वो नीचे गिरा उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से दर्द होने लगा, क्योंकि नितिन की वह साफ एनर्जी उसके शरीर के अंदर उसके कुछ पॉइंट्स को बंद कर रही थी। उसके बाद में वायलेट लिप किंग खड़ा हुआ और उसने कहा, क्योंकि अब मैं यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ में लेकर ही। लेकिन नितिन समझ चुका था कि अब सामने वाला आत्महत्या करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन उसने कहा, अगर तुम फिर से आत्महत्या करने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके बाद में नितिन ने जल्दी से अपने कठपुतलियों को बाहर निकाला और उनसे कहा, जल्दी से जाओ और उसकी पिटाई करते हुए उसके मुंह के अंदर से वह गोली बाहर निकाल लाओ। अब 8 कठपुतलियां वायलेट लिप किंग की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वायलेट लिप किंग ने देखा कि उसके सामने वह कठपुतलियां खड़ी थी तो उसको पहली बार में यही लगा था, ये कहाँ से आ गए? ये इतने सारे दानव उसके साथ में कैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये दानव नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या ये कठपुतलियां हैं? लेकिन ये तो दानव कठपुतलियां हैं, इनको तो मेरे साथ होना चाहिए था। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि दानवों का राजा मैं हूँ कि वो। अब वायलेट लिप किंग को अकेलापन सताने लगा था। अरे मेरे सारे सैनिक कहाँ पे गए? नालायकों, जल्दी से वापस आ गए, यहाँ पे बहुत सारा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं कितना ज़्यादा क्रूर जीवन जी रहा हूँ। वायलेट लिप किंग को ज़्यादा सोच विचार करने का टाइम नहीं मिला और नितिन की बात सुनते ही वह सभी राक्षसी पुतले अब उसकी धुलाई करने लगे थे। अगर पहले उसके साथ में होता तो वह संत लेवल स्टेज 3 की इन कठपुतलियों के साथ में लड़ सकता था, लेकिन अभी उसके अंदर जो जहर था उसके कारण उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए वह उनके साथ लड़ने में अभी बिल्कुल ही असमर्थ था। कुछ ही समय के अंदर अब उसका पूरा चेहरा लातों, गुस्सों और कठपुतलियों द्वारा मारे गए पंचेस से पूरी तरह से लाल हो गया था। अब उसके चेहरे के ऊपर वह सभी निशान छप चुके थे। अब वह एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन के ऊपर लेटा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था देखने से जैसे कि कभी भी वह मर सकता हो। उसके बाद में नितिन ने अपने हाथों के अंदर शराब का वो प्याला पकड़ा और वह वायलेट लिप किंग के पास में चला गया और उससे शालीनता से कहा, तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालांकि पिछले वाले सभी राजाओं से मिलने के बाद में नितिन को पता चल गया था कि सामने वाले को अपना गुलाम बनाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वह एक बार ट्राई करना चाहता था, शायद उसका कोई फल मिल जाए। क्योंकि अगर वह उसका गुलाम बन जाता है तो नितिन के पास में भी अब संत लेवल स्टेज 4 एक बॉडीगार्ड आ जाएगा और फिर उसके साथ में अगर कभी भी उसके पास में कोई भी खतरा आता है तो वह उससे लड़ सकेगा और उसके बाद में वह जो चाहे वह उससे जान सकता था। वह उनके बारे में जान सकता था कि यहाँ पर वह किस लिए आए थे, उनका मिशन क्या था। आखिरकार राक्षसी जनजाति ने इतने सारे राक्षसों को यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर क्यों भेजा? वे आखिरकार जहर होल की तलाश क्यों कर रहे थे? नितिन के पास में ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो उससे वह पूछना चाहता था। वायलेट लिप किंग ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए नितिन से कहा, तुम सपना देखो, तुम्हारे सपने में ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं क्या एक नवजात संत लेवल के एक लड़ाकू का
वो भी मानव लड़ाकू को गुलाम बन जाऊंगा। भूल जाओ। अगर एक राक्षस होता और वह मेरे को बोलता तो शायद मैं सोच भी सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो कभी भी सरेंडर नहीं करूं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। नितिन ने अपने कंधे उचकाते हुए अपने राक्षसी कठपुतलियों से कहा। इसको मार दे रहो, ये अभी नहीं सुधरा। और वैसे भी नितिन के दिल के अंदर दानवों के लिए भी कोई भी सद्भावना नहीं थी, इसीलिए वह वायलेट लीफ किंग के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाना चाहता था। क्योंकि यदि सामने वाला उसका नौकर बनने के लिए रेडी नहीं होता है तो फिर तो नितिन को उसको मारना होगा। और फिर से वह सभी राक्षसी कठपुतलियां उसके ऊपर धराशायी रूप से अपने पंचेस को आजमाने लगी। अब थोड़ी देर के अंदर वायलेट लीफ किंग की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वह बोलने के लायक भी नहीं बचा था। नितिन ने पिछली बार उन तीनों राजाओं के साथ में लड़ने के बाद में पता चल गया था कि इन्हें जिंदा कैसे रखा जाए, और इसके साथ में जब वह वाटर लीफ किंग से मिला था तो उसे पता चल गया था कि ये अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर खुद आत्महत्या कर सकता था। लेकिन उसी के साथ में नितिन ने पहले ही उसके उस एक्यूपॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया था जहाँ से वह आत्मा को बाहर निकाला करते थे। थोड़ी देर पीटने के बाद में नितिन को एहसास हो गया थी वायलेट लीफ किंग कभी भी मर सकता है, इसलिए उसने अपनी कठपुतलियों को एक जगह पर रोक दिया। उसके बाद में उसने भयानक से कहा, भयानक अब तुम ही इसे संभाल सकते हो, क्योंकि ये मेरे सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम इससे पूछना कि ये पॉइजन हॉल को किस लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि पहले ही भयानक ने नितिन को कह दिया था कि वह वाटर लीफ किंग की उस आत्मा से कुछ भी निकलवाने के लिए रेडी है। इसीलिए इस बार फिर से वह महसूस करते हुए कि उसका वह काम केवल भयानक ही कर सकता है, इसलिए इस बार भी उसने वायलेट लीफ किंग को भी भयानक को सौंपने का फैसला कर दिया। नितिन की आवाज सुनते ही भयानक ने कहा, जी मास्टर, आप इसकी चिंता मत करो, इसके मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको पूरी तरह से संभाल लूंगा। अगले ही पल उस स्वर्ग की लाइब्रेरी की गोल्डन बुक के अंदर से एक उंगली उड़ती हुई बाहर आती है और वह अब वायलेट लीफ किंग की तरफ बढ़ने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ वायलेट लीफ किंग के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने उसके अंदर से निकलते हुए ओरा को महसूस किया। वायलेट लीफ किंग ने अपने मन ही मन में सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सम्राट ओरा है। अभी उस भयानक की उंगली के अंदर से उसका सम्राट का ओरा बाहर दिख रहा था। वह अपने ओरा को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सम्राट एक नॉर्मल से नवजात संत लेवल के मानव को सबमिट कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस उंगली को अपनी ओर आते देख जल्दी से वायलेट लीफ किंग अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया और उसने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपने मास्टर बनाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि ये देखते हुए कि वह तो एक नॉर्मल राजा है, उसके सामने एक सम्राट है जिसने एक मानव के सामने अपने आप को त्याग दिया, तो फिर वह कौन होता है जो एक सम्राट के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे। और दूसरी बात यह कि सामने वाले के साथ में सौदा करना मृत्यु से तो अच्छा ही था। वह ये भी जानता था कि एक मानव के साथ में मिलने के बाद में उसे देशद्रोही कर दिया जाएगा, और अगर वह एक बार वापस से राक्षसों द्वारा पकड़ा गया तो उसको बहुत बुरी मौत दी जाएगी, शायद मौत से भी बदतर। लेकिन अभी उसके पास में कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वह अभी जानता था कि अगर वह अभी सामने वाले को अपना मास्टर नहीं मानेगा तो उसका हाल भी उन दिनों जैसा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब नितिन ने देखा कि सामने वाला अब उसको मास्टर बनाने के लिए रेडी था, नितिन चौंक गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सामने वाला इतनी आसानी से उसको स्वीकार कर लेगा। और जब अचानक से उसने हार मान ली थी तो उसी के साथ में नितिन भी चौंक गया था। फिर उसके बाद में नितिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ में वायलेट लीफ किंग से कहा, तो ठीक है, तुम अपनी आत्मा का टुकड़ा मुझे दो। क्योंकि नितिन भी जानता था कि अगर उसके ऊपर पूरा तरह से नियंत्रण करना है तो उसकी आत्मा को अपने हाथों के अंदर रखना होगा, क्योंकि उसके बाद में ही वह सामने वाले के ऊपर यकीन कर सकता था। आखिरकार वह एक दानव को अपने साथ में ऐसे तो नहीं रख सकता था, और अगर उसने उसके सामने कोई गद्दारी करने की कोशिश भी की और या उसके माइंड के अंदर कोई ऐसा ख्याल भी आया तो नितिन को पहले ही पता चल जाएगा और केवल चुटकी बजाते ही वह उसको वहीं पर ही मार डालेगा। हाँ मास्टर, एक मिनट रुकिए। बिना किसी हिचकिचाहट के अब वायलेट लीफ किंग ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वह अब अपना निर्णय खुद ले सकता था, क्योंकि अब उसे दूसरी दुनिया के साथ में कोई भी तालमेल नहीं था।
उसके बाद में अब उसकी आत्मा नितिन की आत्मा से जाकर जुड़ गई और एक ही पल के अंदर अब नितिन को वायलेट लिफ्टिंग जो जो सोच रहा था उसके बारे में नितिन को पता चलने लगा था। वहीं दूसरी ओर जब वायलेट लिफ्टिंग की आत्मा नितिन के शरीर के अंदर घुसी तो उसे एहसास हुआ कि सामने वाले की आत्मा कितनी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद में उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कोई जहर मास्टर ना होकर एक आत्मज्ञानी हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दूसरी ओर ये भी तो सोचो कि इसकी आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकती अगर ये एक जहर मास्टर होता, क्योंकि अभी तक तो ये केवल नवजात संत लेवल के ऊपर ही तो था। लेकिन आत्मज्ञानी तो बहुत पहले ही विलुप्त हो गए थे, उन्हें तो मास्टर टीचर्स द्वारा मार दिया गया था। तो फिर आखिरकार उसके सामने वाले मास्टर ने इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को कैसे बना लिया? क्या उन्हें कहीं से विरासत में ये ताकत मिली थी? और इससे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये तो एक जहर मास्टर है, इसका मतलब यह हो सकता है कि इसने दोनों ही व्यवसाय के ऊपर काम किया हो और दोनों को सीख लिया हो। उसके बाद में वायलेट लिफ्टिंग ने कहा, मास्टर क्योंकि अब मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है तो क्या आप अब मेरे शरीर के अंदर से उस जहर को निकाल देंगे? वायलेट लिफ्टिंग के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे थे और कई सारी शंकाएं भी थी, लेकिन अभी उसके पास में उस सब के बात करने के बारे में कोई भी समय नहीं था।